सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। इससे पहले वीडियो में मैंने परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ बात की थी और उसमें मैंने आपसे कहा था ब्रेन वेव्स के बारे में। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये सपोज दिस इज़ योर ब्रेन एंड दिस इज़ द माइंड। तो आप एग्ज़ाम के हिसाब से सोचें, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने में ब्रेन और माइंड एक साथ यूज़ होते हैं। दोनों ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो डिफरेंट काम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फ्रंटल पार्ट है तो ये एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। टेम्पोरल, पेरिटल और ऑक्सीपिटल ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ब्रेन को कैसे पता लगेगा कि मुझे सोचना है, कि समझना है, कि याद करना है, कि एनालिसिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें माइंड के थ्रू कंट्रोल होती हैं। आप अपने आप से पूछें, मान लीजिए आपको पढ़ना है तो पढ़ने का मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में स्टोर करनी है। बट उससे पहले आप खुद को साइकोलॉजिकली मोटिवेट करते होंगे, कौन है आपके भीतर बैठा जो ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देगा भी तो पढ़। तो इट इज़ द माइंड इटसेल्फ। और जो भी रिजल्ट्स आप लेके आते हैं वो सारा माइंड ब्रेन सिस्टम की वजह से आता है। तो ये जो माइंड ब्रेन सिस्टम है ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में ब्रेन वेव्स के थ्रू। तो आप ऐसा मान लीजिए दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द माइंड। इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेन वेव्स के थ्रू होता है। तो हमें जो भी कॉन्शियसनेस फील होती है इट इज़ नथिंग बट द ब्रेन वेव्स। एंड कॉन्शियसनेस इज जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेन वेव्स। जो भी कुछ हमारे अंदर हो रहा है अल्टीमेटली उसको कॉन्शियसनेस ही ऑब्जर्व कर रही है। और ये जो ब्रेन वेव्स हैं इन ब्रेन वेव्स का एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। इसमें से गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। और जब आपका माइंड ब्रेन सिस्टम गामा वेव्स में है तो आप थॉटलेसनेस हो जाएंगे, थॉट्स नहीं आएंगे आपको। और जब आपको थॉट्स नहीं आएंगे तो उसी स्थिति में आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगा। तो आप चाहे स्टूडेंट हो, एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, या म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, किसी भी फील्ड के आप व्यक्ति हैं, यदि आपका ब्रेन वेव, ये ब्रेन वेव जब तक गामा ब्रेन वेव्स में नहीं होगा तब तक आपके अंदर थॉट्स चलते रहेंगे, आप थॉट्स में उलझे रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे। गामा ब्रेन वेव्स में अगर आप आ गए तो इससे आप थॉटलेस हो जाएंगे। और जब आप थॉटलेस हो जाएंगे तो आपका पूरा फोकस जिस चीज़ पे होगा उसमें आप एक्सेल करेंगे पूरा। तो मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट करूँगा, जिसमें ब्रेन वेव्स के फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना मैं आपको सिखाऊंगा, थॉटलेस होना सिखाऊंगा कि हाउ टू बी थॉटलेस। क्योंकि जब तक हमारे अंदर थॉट्स हैं तब तक हम अंदर से स्टेबल नहीं हैं। इट्स जस्ट लाइक द मंकी माइंड। ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स एंड एप्स फ्रॉम मंकीज एज पर द थ्योरी। ये हमारे अंदर जो मंकी माइंड है, जो इमोशंस हैं जिसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं और जीवन के सत्य से दूर भागना चाहते हैं, तो ये मंकी माइंड उसी चीज़ को बताता है कि हम भी कभी जानवर थे, पशु थे। क्योंकि मंकी माइंड का कोई समाधान नहीं है, बशर्ते कि आप उसको अवॉइड करें और जीवन के हाई डायमेंशंस के बारे में सोचें, अपने ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, तभी आप मंकी माइंड को डोमिनेट कर सकते हैं। पर ये बहुत अत्यंत दुरूह कार्य है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप इवोल्यूशन के लेवल पे चेंज होना चाहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति दिन में जो उसको दिन में क्या, सोते हुए भी जो उसको थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। वो केवल खाने पीने और जनसंख्या बढ़ाने के बारे में ही सोचता है। चौथा कोई भी विचार उसको नहीं आता है।
तो वो एक काल्पनिक दुनिया बनाता है, नई नई तरकीबें, नई नई स्कीमें लगाएगा, लेकिन इनका जो ओरिजिन है इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द फिजिकल थिंग्स, अराउंड द एग्जिस्टेंस, अराउंड द सर्वाइवल। और नेचर नहीं चाहता कि आप एक अच्छे वैज्ञानिक बने, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। नेचर की आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप सर्वाइव करें, जनसंख्या बढ़ाएं, उतना ही नेचर आपसे चाहता है और उसको ही नेचर सपोर्ट करेगा। यदि सर्वाइवल के परे आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है, अपनी सोच से संघर्ष करना पड़ता है, अपने मंकी माइंड से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बिना इसके कोई समाधान नहीं हो सकता। आपने देखा होगा एक सामान्य व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, तकलीफ़ों से बचना चाहता है, दुख से बचने की नई नई तरकीबें वो निकालता रहता है। कभी वो भगवान के पास भगवान की याद करेगा, कभी देवी देवताओं को याद करेगा, कभी गुरु को याद करेगा, कभी पेरेंट्स को याद करेगा, ताकि वो दुख से बचा रहे, तकलीफ़ से बचा रहे। परंतु ध्यान रखें, तकलीफ़ ही है जो आपको ज्ञान देती है, दुख ही है जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। आप किसी वैज्ञानिक का, किसी बड़े फिलोसोफर का, किसी बड़े नेता की जीवनी उठा के पढ़ें तो एक चीज़ हमें कॉमन मिलेगी कि उन्हें जीवन ने बहुत दुख दिया। उसी दुख से परेशान होकर उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अचीव किया, उस दुख से बचने के लिए उन्होंने कुछ तरकीबें निकाली और ऐसा कुछ उन्होंने किया जिससे पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ा। तो यही मूल सत्य है कि दुख ही सत्य का आधार है, दुखी ज्ञान का आधार है। गौतम बुद्ध राजा थे और वो विषय वासनाओं में ग्रस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वैराग्य की भी भावना उत्पन्न थी। जैसा कि उनके जन्म के समय एक ऋषि ने उनको बताया था कि ये या तो सम्राट बनेगा बहुत बड़ा, या फिर बहुत बड़ा कोई सन्यासी बनेगा, ज्ञानी पुरुष बनेगा। तो उसके पिता ने व्यवस्थाएं इस प्रकार से रखी कि कोई भी कष्ट इसको दिखे ना, किसी भी प्रकार से दुखी ना हो पाए। लेकिन एक बार जब वो जवान हुए, उन्होंने राज्य से बाहर जाने की अभिलाषा की। वहाँ पे उन्होंने कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति देखा जो मर चुका था। तो इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्हें ज्ञान हुआ कि हम कितनी भी तरकीबें लगा लें, मृत्यु टल नहीं सकती, सबको एक दिन मरना है। तो भौतिक रूप से हम जिसे समझते हैं कि जो अनश्वर है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। सभी भौतिक विषय वस्तुएं, सुख दुख नष्ट हो जाएंगे एक दिन। और तभी उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जो चेतना है, चेतना हेतु शरीर के सुख और दुख केवल एक स्थितियाँ हैं, अनुभव प्राप्त करने का जरिया मात्र है। ना तो दुख स्थायी है, ना ही सुख स्थायी है। परम सत्य इन दोनों के ही परे है। और परम सत्य जानने के लिए हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः हम आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं जब हमें दुख होता है, दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन दुख से बचना काम आएगा नहीं, क्योंकि जीवन में दुख ही दुख है। और दुख का कारण है कि हम एक काल्पनिक दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें वही चीज़ें हों जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमारे मन के हिसाब से हों। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके आसपास की चीज़ें उसके मन के हिसाब से व्यवस्थित हों। यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित है। पर ब्रह्म उनको कहा गया है, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्वांटम फील्ड्स उनको कहते हैं। तो ये क्वांटम फील्ड्स या पर ब्रह्म ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। और आप कुछ भी हों, कितनी भी योग्यता आप में हो, अंतिम नियम पर ब्रह्म के ही चलते हैं। और उन्हीं नियमों के अनुसार अगर आप जीवन को व्यवस्थित करेंगे तो ही आप चल पाएंगे, तो ही आप सफलता अर्जित करेंगे, तो ही आपको जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप उन नियमों को अनदेखा करेंगे तो आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लीजिए, आप विचार दे सकते हैं, बातें बना सकते हैं, परंतु कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि यह ब्रह्मांड स्थूल नियमों द्वारा संचालित है जो भावनाओं पर निर्भर नहीं होता। क्योंकि यदि भावनाओं पर निर्मित करें ब्रह्मांड को तो भावनाएं तो विचित्र होती हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। एक चोर, उसकी भावना रहेगी कि मैं कैसे चोरी करूं, कैसे मुझे सब सुलभ मार्ग मिले चोरी करने का, जबकि जिसके घर में चोरी हुई वो कोशिश करेगा कैसे चोर को मार्ग ना मिले चोरी करने का। तो सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। हर व्यक्ति स्वार्थी है, आनंद प्राप्त करना चाहता है जीवन में, तो ऐसे तो कोई सिस्टम बन नहीं पाएगा। तो जो ब्रह्मांड के नियम हैं वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित है,
जो किसी की नहीं, जो निष्पक्ष है। बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।